नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला जीरोथ लॉ के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हर एक लॉ ना तुम देखोगे कि एक इन्वर्टेड कॉमा से रिलेटेड होता है, मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले यही बात करते हैं हम लोग कि हर एक लॉ, जो भी लॉ तुम देखोगे, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, जो भी लॉ है वो ना एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करेगा। या फिर कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा अगर कोई लॉ दिया गया है, कोई भी साइंटिस्ट, चाहे वो न्यूटन का लॉ, चाहे थर्मोडायनेमिक्स में इसका लॉ, किसी का भी लॉ देखेगा तो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। उसका साफ मतलब है ना कि जो लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो 100% सही है। उसको आज तक गलत करने वाला ना कोई दुनिया में पैदा नहीं किया है। इसका मतलब उसका 100% वो सही है। वो कहीं से ना कहीं से वो ज्ञान प्राप्त किया है, वो एक्सपेरिमेंटली करे चाहे कैसे भी करे। वो जो बात बोल दिया है ना एक साइंटिस्ट, उसके ऊपर 1000 साइंटिस्ट उसको बात को गलत करने के लिए लगे होते हैं तो भी उसको गलत नहीं कर पाते हैं, और आज तक वो गलत नहीं होता है। कभी भी कोई भी लॉ को देखो तो कोई भी लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। तुमने देखो कि x = y = z ऐसे करके कोई मैथमेटिकल प्रूफ किया जाता है। उसको ना एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है विद एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। एक लॉ को देने में करोड़ों एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर 1 करोड़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर 99 लाख 1 करोड़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर 99 लाख उस लॉ के फेवर में आता है तो उसको स्टेटमेंट के जरिए उसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। हो सकता है कि 1-2 बार इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करोड़ों में 1-2 बार इधर उधर होने का मतलब नहीं है कि वो गलत है। अगर 99,999 बार अगर वो सही हो गया, उस बात को बाहर आकर वो बोलता है और अपने पेपर में पब्लिश करवाता है। अब कोई भी चीज को तुम जानते हो कि मान लो एक आदमी ना ऊपर उठ रहा है तो अगला ना 4 आदमी उसको दबाने की कोशिश करता है। जस्ट साइंटिस्ट लोगों में भी वैसे होता है। एक साइंटिस्ट ने कोई लॉ दिया या कोई बात बोला तो उसको वायोलेट करने के लिए कि वो गलत है, सारे साइंटिस्ट लग जाते हैं ताकि वो स्टेटमेंट आया कैसे, लेकिन वो भी गलत नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो फिर लॉ बन जाता है। ठीक है, तो लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इतना जानो। जो बोला गया है वो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला गया है, उसको आज तक किसी ने गलत नहीं कर पाया है। और उम्मीद करते हैं कि जब तक तुम लोग पढ़ोगे तब तक कोई उसको गलत नहीं कर पाएगा। जिस दिन वो गलत हो जाएगा वो वहां से थ्योरम लॉ हट जाएगा। उसी तरीके से सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक लॉ देखने जा रहे हैं वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला जो देखने जा रहे हैं वो जीरोथ लॉ। सबसे पहले जीरोथ लॉ के अगर बारे में हम बात करें तो जीरोथ लॉ ना फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के बाद आया था। सबसे पहले फर्स्ट लॉ आ गया, इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया, इसके बाद जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट आया था। लेकिन इसको आना चाहिए तब पहले, लेकिन आया बाद में। इसीलिए ना उसका नाम सोच समझ के रख दिया कि चलो जीरोथ कर देते हैं। 1 से पहले क्या आता है? 0, तो इसका नाम जीरोथ कर देते हैं। लेकिन इस लॉ का खोज या फिर ये लॉ प्रोड्यूस हुआ था या पब्लिश हुआ था, कब हुआ था? फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ के बाद आया था। लेकिन जब फर्स्ट लॉ का नाम फर्स्ट लॉ रख दिया, सेकेंड को सेकेंड रख दिया, तो अब इसको तो नाम हटा करके फर्स्ट नहीं रख सकता था। तो जस्ट किसी के लिए अपने सहूलियत के लिए वो सेकेंड लॉ के बाद आया जीरोथ लॉ, लेकिन उसको जीरोथ लॉ दे दिया गया था ताकि इसको ना पहले आना चाहिए। पहले क्यों आना चाहिए था ना, ये भी बताएंगे। सबसे पहले जीरोथ लॉ देखो, जीरोथ लॉ है क्या? जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर एक बॉडी है जिसका कि नाम ए है, अगर वो बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, अगर ये दोनों ही आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में
होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही ये वर्ड हम बोलेंगे ना, जैसे ही थर्म का नाम लेंगे डायरेक्ट तो समझोगे क्या, हीट। अब बताओ थर्म का मतलब डायरेक्ट हीट है, इसका मतलब क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, उसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बॉडी और है, उस बॉडी का नाम है सी। बॉडी का नाम है सी, और बॉडी बी और बॉडी सी क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ बोलता है ना कि अगर बॉडी ए और बॉडी बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी बी और बॉडी सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी जो होंगे ना वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जीरोथ लॉ ये बोलता है कि बॉडी ए एंड बॉडी बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी बी और बॉडी सी ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और बॉडी सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ऐसा बोला जाता है। तो ये है स्टेटमेंट जीरोथ लॉ का। ठीक है, ये क्या होगा, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब ना ये तुम्हारा लॉ हो गया। हम ये स्टेटमेंट भी दे दिए। स्टेटमेंट क्या दिए, कैसे लिखोगे इसको, इफ ए थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, ऐसा सेंटेंस बना के लिख लोगे, एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, देन ए और बी जो है, ए और सी है, वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसे करके स्टेटमेंट लिख दोगे। अब क्या जीरोथ लॉ का बात इतना ही खत्म हो जाता है क्या, नहीं। हर एक लॉ थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। कोई भी लॉ आया, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कोई भी लॉ है, ये तीनों लॉ में से ये तीनों लॉ जो है थर्मोडायनेमिक के एक एक प्रॉपर्टी को दे करके गई है। ठीक है, सबसे पहला बात हम लोग बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के ये जीरोथ लॉ, आखिर इसका एग्जांपल अगर लिया जाए कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इस यूनिवर्स में यूज हो रहा है इस थ्योरम के बेस पे, और उस एग्जांपल का नाम है थर्मोमीटर। उस एग्जांपल का नाम क्या है, थर्मोमीटर। उस एग्जांपल का नाम क्या है बाबू, थर्मोमीटर। अब तुम बात समझना कि थर्मोमीटर को कौन सा लॉ बनाया, जीरोथ लॉ। थर्मोमीटर किसके बेस पे है, जीरोथ लॉ को फॉलो करता है। कैसे, एग्जांपल समझो। सबसे पहले ये मान लो कि मेरा थर्मोमीटर है, ठीक है, तुम्हारा टेम्परेचर हमको नापना है, मान लो इसका हमको टेम्परेचर नापना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्टार्टिंग में एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे है। इसका साफ मतलब है कि एटमॉस्फेयर को अगर बॉडी ए मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को बॉडी ए मान लिए। ठीक है, इसको, इस थर्मोमीटर को बॉडी बी मान लिए। एकदम ध्यान से सुनना, इस थर्मोमीटर को क्या मान लिए, बॉडी बी। मतलब यही पे लिख देते हैं, ए क्या है मेरा, एटमॉस्फेयर है, और बी क्या है मेरा, थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर है जिससे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं खाने में, और बॉडी सी तुम्हारा बॉडी है। ठीक है, बॉडी सी तुम्हारा बॉडी है। एक बात तुम सोचो, यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, बस बॉडी में चेंज करते हैं। ठीक है, यहां पे ना थर्मोमीटर जो लिखे हैं, यहां पे एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, और यहां पे हम क्यों लिखते हैं वो भी बता रहे हैं, यहां पे थर्मोमीटर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो थर्मोमीटर है ना वो एटमॉस्फेयर के साथ लिंक है सबसे पहला, तो यानी थर्मोमीटर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम होगा। अगर टेम्परेचर सेम है तो इसका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और बॉडी बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कौन सा कॉमन है, बॉडी एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है वो मेरे साथ भी कनेक्टेड है, मतलब इसके साथ भी कनेक्टेड है अच्छा से, और इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो इसलिए उसको हम बॉडी बी करते हैं, और कोई बात नहीं है वैसे एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, अब समझो इस बात को, ये थर्मोमीटर है और एटमॉस्फेयर है, ये हवा है एटमॉस्फेयर, और ये थर्मोमीटर है।
ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। समझ में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब बताओ कि तुम्हारा बॉडी और इस एटमॉस्फेयर क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है? दोनों का टेम्परेचर सेम है। समझ में आ गया? बॉडी बी और बॉडी सी क्या है? तुम्हारा बॉडी है, और बॉडी बी क्या है? एटमॉस्फेयर को हम मान लिए हैं, तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या चीज? हाँ, बट तुम्हारा स्किन क्या करता है? वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तुम्हारा बॉडी जो है वो आपस में एटमॉस्फेरिक से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका साफ मतलब है कि जब ये थर्मोमीटर तुम्हारा बॉडी के कांटेक्ट में आएगा ना, तो आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। आ गया समझ में? यहां से थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, इसका जस्ट एक चीज डेफिनेशन में जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट में एक चीज मात्र बदलाव कर रहे हैं, इन कांटेक्ट। ऐसे लिख रहे हैं कि when A and B is in thermal equilibrium and body B and C are in thermal equilibrium, then body A and C will be in thermal equilibrium if they are in contact. बात आया समझ में? अगर वो आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तो ही थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, नहीं तो क्या ये हवा में रहेगा, तुम यहां रहोगे, आपस में कनेक्ट कर लेगा? क्या करेगा? कभी नहीं करेगा। जब तक कि वो तुम अपने बॉडी के संपर्क में नहीं लाओगे तब तक वो भी नहीं करता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर बॉडी ए और बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी और बॉडी सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और सी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वो आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तो। और इसका एग्जांपल क्या है? थर्मोमीटर। इसका मतलब है कि थर्मोमीटर जीरोथ लॉ के कॉन्सेप्ट के बेस पे बना हुआ है। आ गया टोटल बात समझ में? ये है मेरा जीरोथ लॉ। अब ये बताओ टोटल टू टोटल ना किस चीज के बारे में बात हो रहा है? इतना हम थर्मल बोल रहे हैं, या फिर मेरा जो थर्मोमीटर है वो किस चीज को मेजर कर रहा है? टेम्परेचर को, उसी एनर्जी को बोलते हैं थर्मल। तो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है, टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो टेम्परेचर नाम का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको कि वो इंट्रोड्यूस किया इस यूनिवर्स में। थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है टेम्परेचर, जिसको कि जीरोथ लॉ ने इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये ना बहुत सारे आदमी को पता नहीं होता है। असलियत बात यह है कि जीरोथ लॉ ना कौन सा प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ ना कौन सा प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। हर एक लॉ जो आया है ना, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तीनों लॉ ना एक एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीरोथ लॉ से क्या आया? इंट्रोड्यूसेस टेम्परेचर। क्या चीज? टेम्परेचर। इंट्रोड्यूसेस टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या है? प्रॉपर्टी। और इसके बारे में ना वहां भी हम लोग पढ़े थे पॉइंट फंक्शन में। पॉइंट फंक्शन टेम्परेचर किसका एग्जांपल है? पॉइंट फंक्शन का है। इसका मतलब ना ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। कैसे इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है? जब मान लो कि इस रूम का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम क्या किए ना कि उस खिड़की से 100 किलो जूल ऑफ हीट यहाँ पे फेंक दिए। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम लास्ट में जाकर देखेंगे कितना बढ़ा। मान लो बढ़ने के बाद ना 55 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ठीक है। अब बताओ टेम्परेचर क्या पाथ पे डिपेंड किया क्या कि वो खिड़की के रास्ता है कि ये दरवाजा के रास्ता है, किसके रास्ता? टेम्परेचर को तो इंक्रीज करना था वहां पे डायरेक्ट। वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे केवल डिपेंड करेगा। समझ में आया? तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 55 माइनस 25 दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? इसलिए हम पॉइंट फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोला जाता है और पॉइंट फंक्शन को क्या बोला जाता है कि वो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो इसलिए एग्जांपल वहां पे लिए थे, याद आया? टेम्परेचर का एग्जांपल लिए थे पॉइंट फंक्शन। और हीट एंड वर्क क्या था? पाथ फंक्शन, जो कल के भी क्लास में हुआ था इसके बारे में।
ठीक है, तो टेम्परेचर कौन दिया, जीरोथ लॉ दिया। आया समझ में? जीरोथ लॉ के बेस पे कौन सा डिवाइस को बनाया गया, थर्मोमीटर। आ गया समझ में? यहाँ पे एग्जांपल वाला आ गया समझ में टोटल 3 बार। ये है टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट जीरोथ लॉ। अब अगर एग्जाम में मान लो जेईई एग्जाम में या फिर कोई भी कंपनी वगैरह का भी एग्जाम में अगर टेस्ट देते हो तुम लोग, तो वहां पे अगर डायरेक्ट आ गया कि जीरोथ लॉ के द्वारा, जीरोथ लॉ के कॉन्सेप्ट पे कौन सा ऐसा पैरामीटर है या फिर कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि बनाया गया, अगर वहां थर्मोमीटर में रहेगा तो मान लो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा प्रॉपर्टी डिफाइन किया, टेम्परेचर। ये क्या था ये भी मालूम चल गया, ठीक है। तो